ये है इनसाइट विद रागा। सोचिए भीतर से। इनसाइट विद रागा में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सब्जियां और फल आपकी थाली तक पहुंचते हैं वो कितने सुरक्षित हैं? क्या वो वाकई स्वास्थ्यवर्धक हैं या उनमें छुपा है बीमारियों का खतरा? आज के दौर में मुनाफाखोरी के चक्कर में खेती में कई ऐसे उपाय अपनाए जा रहे हैं जो मिट्टी और पानी को जहर में बदल रहे हैं, और यही जहर हमारे भोजन के जरिए हमारे शरीर तक पहुंच रहा है। यही कारण है कि अब कई शहरी परिवार अपनी छतों और छोटे बगीचों में सब्जियां व फल उगाने लगे हैं ताकि उन्हें और उनके परिवार को स्वच्छ और सुरक्षित भोजन मिल सके। लेकिन क्या ये समाधान पर्याप्त है? और बड़े पैमाने पर खेती को सुरक्षित और टिकाऊ कैसे बनाया जा सकता है? यहीं पर आते हैं आधुनिक तकनीक और कृषि वैज्ञानिकों के शोध। इन्हीं में से एक तकनीक है संरक्षित और पॉली हाउस खेती, जो न केवल किसानों की आमदनी बढ़ा रही है बल्कि खेती को कम लागत, कम पानी, कम संसाधनों के साथ भविष्य की जरूरतों के अनुरूप ढाल रही है। आज हम इसी विषय पर बात करेंगे काजरी जोधपुर के प्रिंसिपल साइंटिस्ट डॉक्टर प्रदीप कुमार जी से। पिछले 2 दशकों में उन्होंने सब्जी उत्पादन, ड्रिप सिंचाई, ग्राफ्टिंग तकनीक और पॉली हाउस फार्मिंग में अद्वितीय योगदान दिया है। उनकी रिसर्च से न केवल किसानों के लिए नए अवसर खोले हैं बल्कि ये साबित किया है कि खेती परंपरा और तकनीक का संगम भी समृद्धि का मार्ग दिखा सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं यह प्रेरक बातचीत और जानते हैं कि कैसे खेती का यह आधुनिक स्वरूप न सिर्फ हमारे किसानों बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए सफलता और स्वास्थ्य का भविष्य गढ़ रहा है। इस एपिसोड पर आपका स्वागत है प्रदीप जी। धन्यवाद, नमस्कार। अपनी शुरुआत अपन इस बात से करेंगे कि आज के दौर में युवा फिर से खेती की ओर खिंचता चला आ रहा है। आप जब युवा थे तब आपने भी इस और रुझान बढ़ाया, जबकि आपने हो सकता है एजुकेशन किसी और में ली होगी, लेकिन कृषि विज्ञान केंद्र, जैसा कि मुझे जानकारी है, आपने वहाँ से अपना काम शुरू किया। तो आज के युवाओं को और अधिक इस ओर आकर्षित करने के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं? देखिए, खेती में एक नवीनीकरण हो रहा है, बहुत तेज़ी से रुझान बढ़ रहा है। इसमें जो है, जो नवयुवक हैं, जो पढ़े लिखे, जो कि आमतौर पर देखा गया कि वो कृषि से दूर भाग रहे थे, लेकिन कुछ कृषि में ऐसे नवाचार हुए हैं, ऐसी पद्धतियां हैं आधुनिक खेती, जैसे कि जिसमें एक बागवानी में भी अगर हम देखेंगे कि आपका जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन, संरक्षित खेती जिसे कहते हैं या ग्रीन हाउस कल्टीवेशन बोलते हैं, तो इसके प्रति रुझान काफ़ी बढ़ा है। ये बहुत ही प्रॉफिटेबल वेंचर है। ये आम खेती से अलग जो है एक खेती का व्यवसाय परक जो है ये बनता जा रहा है, जिसमें नवयुवक ना ही एग्रीकल्चर बैकग्राउंड के बल्कि आपके आईटी सेक्टर के लोग आ रहे हैं, एमबीए ग्रेजुएट्स आ रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे नवयुवक इस क्षेत्र में आ रहे हैं और उसे अपना जीवन कर रहे हैं। उसके अलावा ये बहुत सारे लोगों को जो लोकल रूरल लेवल पे रोजगार भी पर्याप्त करवा रहे हैं। सर, पहले क्या था कि जैसे लोग गाँव से या तो सरकारी नौकरी की तरफ भाग रहा था या कोई प्राइवेट जॉब, एक स्थायित्व की तलाश में था। लेकिन जब से मैंने भी देखा है, मेवाड़ क्षेत्र में भी देखा है, बीकानेर साइड में आईआईटी से जुड़े हुए बच्चे आज अपने घर में पॉली हाउस या इस तरह की खेती की ओर रुझान बढ़ रहा है। इसके पीछे क्या कारण है? क्या वाकई इसमें इतनी कमाई है कि उनको आईटी सेक्टर छोड़ के इधर आना पड़ रहा है? बिल्कुल, आपकी बात काफ़ी हद तक सही है, और इसमें वाकई में जो है आईटी सेक्टर के आईआईटीज़ ग्रेजुएट्स जो है आ रहे हैं इस दिशा में, और इस प्रोजेक्ट को एक कारपोरेट फार्मिंग की दिशा में ले जा रहे हैं, बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ में आ रहे हैं। इसमें काफ़ी हद तक जो है जो रिटर्न है वो काफ़ी अच्छा है। अगर हम आज की परिदृश्य में देखें तो हमारा खासकर राजस्थान, पश्चिमी जो भारत का क्षेत्र है जिसमें राजस्थान, गुजरात अहम है, इनमें प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन के प्रति जो है लोगों का रुझान ज़्यादा है, और यहाँ पर ये ज़्यादा मुनाफे का सौदा है। इसमें ये देखा गया है कि आमतौर पर अगर 1 एकड़ में अगर कोई सब्जी उत्पादन करता है, जिसमें खीरा है, टमाटर है, शिमला मिर्च है, उसमें जो है जिसकी लागत है, आज बिना सब्सिडी के भी बात करें तो फ्लैट रूफ नेट हाउस आ गए हैं, जो करीब 12 से 15 लाख के बीच में जो है तैयार हो जाते हैं, और उनमें जो है साल में 2 फसल आसानी से ली जा सकती है, और उसमें जो ऑपरेशनल कॉस्ट आती है वो करीब जो है 3.5 से 4 लाख मैक्सिमम। अगर कोई घर का आदमी, घर का किसान कर रहा है तो वो 3 लाख के अंदर में भी हो जाती है, और उससे जो उत्पादन प्राप्त होता है, अगर हम एक उदाहरण के स्वरूप लें
तो खीरे का जो उत्पादन होता है 1 एकड़ से, वो 40 से लेके 70 टन प्रति एकड़ तक होता है। और उसका बाजार मूल्य जो 20 रुपए से 40 रुपए तक वेरी करता है अलग अलग समय में। हम उसको 20 रुपए ही पकड़ लें और न्यूनतम उत्पादन 40 टन प्रति एकड़ भी पकड़ लें तो करीब करीब 8 लाख रुपए जो है उससे एक फसल से 4 महीने की फसल से आता है। 2 फसल साल में ली जा सकती है, उससे 16 लाख रुपए जो है जो आपका ग्रॉस रिटर्न आता है। और उसमें जो लागत लगती है, हम मैक्सिमम अगर 4 लाख रुपए भी पकड़ लें, 2 फसल में 8 लाख रुपए की लागत लगेगी, तो 8 लाख रुपए उससे अतिरिक्त आय जो कि टैक्स फ्री इनकम है। तो इसमें क्यों नहीं आना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात ये टैक्स फ्री इनकम जी जी। इसमें नवयुवक को क्या है कि वो पढ़े लिखे हैं, वो टेक्नोलॉजी से काफी अवगत हैं, तो वो जल्दी से लिटरेचर या जो एडवांसमेंट हो रहे हैं उसको समझ जाते हैं और उसको वहां पर अपने क्षेत्र पे अपने जो है पॉली हाउस या नेट हाउस में उसको लागू कर देते हैं और उससे अच्छा मुनाफा। सर, आपने अपने शोध के दौरान कई देशों की यात्राएं की है, शोध पत्र पढ़े हैं और इसके अलावा आपने वहाँ के युवाओं से भी आपका इंटरेक्शन हुआ है। चूँकि मैंने कई क्षेत्र देखे हैं जहाँ इंडियन यूथ बहुत हावी है और बहुत ज़्यादा अच्छा योगदान दे रहे हैं, ऐसे में आप एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जिस तरह युवा आ रहे हैं, तो आप दोनों देशों के युवाओं के प्रति क्या अंतर समझते हैं? कौन सा युवा आपको ज़्यादा प्रतिभाशाली लगता है? हाँ, अगर हम विदेशों से तुलना करें, खासकर पश्चिमी देशों से, वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो काफ़ी ब्रॉड है, वो उनकी लैंड होल्डिंग ज़्यादा है, वहाँ मैकेनाइजेशन ज़्यादा है। तो वहाँ एक युवा 50-50 हेक्टेयर लैंड को जो है या एक किसान जो है चला रहा है, जबकि हमारे यहाँ जो एरिया है वो सीमित है, लैंड फ्रेगमेंटेड है, लैंड होल्डिंग कम है और मैकेनाइजेशन भी यहाँ पे कम है। तो यहाँ पे जो व्यवसायिक परक जो कृषि है वो जैसे प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन एक हो गया, डेयरी फार्मिंग हो गई, ऐसे ऐसे बहुत सारे व्यवसाय हैं। तो अगर हम प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन यानी कि संरक्षित खेती की बात करें तो इसमें नवयुवक जो है एग्रीकल्चर, क्योंकि हमारे सदियों से हम एग्रीकल्चर से जुड़े हुए ज़्यादा देते हैं और लगभग 70% तक जनसंख्या किसी न किसी तरह से जो गाँव में रहती है और या एग्रीकल्चर से जुड़ी है। तो हमें समझ जो है ज़्यादा है और एक जुगाड़ सिस्टम जो होता है वो हमारे जीन में एक तरीके से है। तो उसमें जैसे देखेंगे कि अगर किसान भी जो खेती कर रहे हैं या जो एंटरप्रेन्योर्स हम जो डेवलप कर रहे हैं वो इसमें आ रहे हैं संरक्षित खेती में, वो कुछ ना कुछ ऐसा जो है जुगाड़ करके सस्ती विधा से अपना के जो इनपुट कॉस्ट है वो कम कर लेते हैं और उससे जो है जो प्रोडक्शन है वो टारगेट प्रोडक्शन को उसको अचीव करने में। तो आपको लगता है कि इंडियन यूथ खेती की तरफ ज़्यादा बढ़ रहा है? यूँ कहें तो हाँ, जो अगर यूथ काफ़ी अभी भी अनएक्सप्लोर्ड हैं, वो इस डायरेक्शन में जो है बहुत ज़्यादा नहीं आए हैं, क्योंकि कृषि को एक ऐसा व्यवसाय माना जाता था जिसमें मैं भी एक ग्रामीण परिदृश्य से और किसान का बेटा हूँ। मैंने भी एग्रीकल्चर में, हमारी पढ़ाई 9th से जो है एग्रीकल्चर में ही हुई है। हम एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी गए हैं, हमने जो है शुरुआत की एग्रीकल्चर कृषि विज्ञान केंद्र दिल्ली से हमने जो है अपनी सर्विस शुरुआत की और वहाँ भी 2.5 साल के दौरान हम किसानों से ज़मीनी स्तर पर उनसे मिलते रहे हैं, उनकी समस्याएं हमने जानकारी उसमें प्राप्त की। और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में काजरी में जब पोस्टिंग हुई 2008 में, तब हमें जो है इस दिशा में सोचने का और वास्तव में कार्य करने का मौका मिला, अनुसंधान करने का मौका मिला कि विपरीत परिस्थितियों में कैसे हम, खासकर जो सब्जी है जो हमारे भोजन का एक प्रमुख अंग होता जा रहा है, आज कुछ जो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं वो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल पर ही उनकी पूरी डाइट निर्धारित है या उसी पर आश्रित है, तो उसमें सब्जी का बहुत बड़ा योगदान है। लगभग हम 300 से 400 ग्राम सब्जी प्रतिदिन प्रति व्यक्ति खाने की संस्तुति ICMR ने की है और वो खाना चाहिए, तो उसके लिए हमें सब्जी की ज़रूरत भी है। तो उसे खासकर पश्चिमी राजस्थान में जहाँ जलवायु बड़ी इसके लिए अनुकूल नहीं है और ज़मीन भी जो है हमारी बहुत ज़्यादा पोषक तत्व नहीं है, तो ऐसे में और पानी भी बहुत कम है, तो कम पानी में और विपरीत परिस्थितियों में खुले खेत में सब्जी उत्पादन काफ़ी मुश्किल भरा है। तो इसलिए यहाँ पे जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन संरक्षित खेती है उसका जो है आयाम काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और ये काफ़ी लाभकारी व्यवसाय के रूप में उभर रहा है। आपको लगता है कि मतलब जो बच्चे अपने परिवार से दूर होकर कमाई के लिए दूसरे शहरों में या अन्य देशों में जाते हैं, वे अपने घरों में रहकर, अपने परिवार के पास रहकर, खेतों में रहकर उससे ज़्यादा धन उपार्जन कर सकते हैं? आपको ऐसा लगता है?
बिल्कुल, काफ़ी हद तक जो है, अगर जो किसान यहाँ तक मैं कहूँ कि कुछ लोग ऐसे नवयुवक इसमें आ रहे हैं जिनके पास खेत भी नहीं है। ओके। वो लीज पर खेत ले रहे हैं और उसमें संरक्षित संरचनाओं की स्थापना कर रहे हैं और उसमें उत्पादन ले रहे हैं। जिनका खुद का खेत है, खुद गांव से जुड़े हुए हैं, उनके लिए तो उस पर भी इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। उनके ऑलरेडी खेत है, पानी है, खेत में पानी है, तो वो जो है खुद अपना व्यवसाय के रूप में शुरुआत कर सकते हैं। एक मोटा मोटी अगर मैं बताऊं एक एग्जांपल, कि अगर 1 एकड़ कोई भी नवयुवक, कोई भी किसान अगर पूरी तरह से ट्रेनिंग लेकर काम शुरू करता है तो उससे करीब करीब 70 से 80 हजार रुपए, कभी कभी 1 लाख रुपए प्रति माह तक जो है कमा सकता है, शुद्ध मुनाफा कमा सकता है। कि समझिए कि 75,000 से 1 लाख रुपए की नौकरी वो अपने घर पे बैठ के कर सकता है। उसमें जो है आप, अगर वो अपने इस विश्व में आता है, अगर वो मल्टीपल यूनिट तैयार करता है, तो आप सोच सकते हैं जो कि कई किसान ऐसे हैं एक एकड़ लगाने के बाद 2 एकड़, 3 एकड़, 4 एकड़ तक जो है पहुंच गए हैं। और उस तरीके से आप देखें तो करीब करीब 2 से 2.5-3 लाख रुपए महीने एक अपने घर पे रहकर इनकम। सबसे बड़ी बात, उसको परिवार का सानिध्य मिल रहा है। बिल्कुल। अभी काजरी को आज 5 से 6 दशक हो गए एक अच्छा काम करते हुए, और एक देश में बड़ा नाम है, और कई ऐसे नए नए प्रयोग हर बार काजरी के सामने आते रहते हैं। किसी तरह की सब्जी पता लगता है कि नया क्या आविष्कार हो रहा है। लेकिन आपने आने के बाद इसमें और क्या, चूंकि आप पॉली हाउस में आपकी विशेषज्ञता है, पॉली हाउस को अपन परंपरागत खेती से किस तरह अलग करते हैं? देखिए, जैसा कि मैंने बताया, परंपरागत खेती में बहुत उतार चढ़ाव होते हैं, मौसम के ऊपर निर्भर रहते हैं। कभी भी ओलावृष्टि, असमय वर्षा, या चिड़ियों का और जंगली सुअर, जंगली पशु पक्षियों का जो है अटैक होता रहता है। तो परंपरागत खेती बहुत चैलेंजिंग है। दूसरा, जो उसमें पानी हमारे यहाँ है पश्चिमी राजस्थान में, खासकर शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु में, वो बहुत सीमित है। उसमें जो है कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन लेने के लिए हम संरक्षित खेती एक उसका बहुत बड़ा माध्यम है। और इसमें अगर एक हम उदाहरण स्वरूप अगर आपको बताना चाहें कि अगर 1 किलोग्राम टमाटर है जो खुले खेत में किसान उगाता है, उसमें करीब 300 से 400 लीटर पानी लग जाता है, तब जाके 1 किलोग्राम टमाटर निकलता है। उसके विपरीत अगर हम संरक्षित खेती के अंतर्गत पॉली हाउस के अंदर में खेती करते हैं, तो जो पानी देते हैं उसमें करीब करीब वो जो है 90% कम हो जाता है। यानी कि 35 से 40 लीटर पानी देके जो है 1 किलोग्राम टमाटर उगा फव्वारा पद्धति काम लेते हैं, उसमें ड्रिप बूंद सिंचाई पद्धति, उसमें कुछ इंटीग्रेशन और कर दें, हम मल्चिंग का कर दें, कुछ हमने ग्राफ्टिंग की टेक्नोलॉजी जो सर्टिफाइड की है उसको अगर उपयोग करते हैं तो वो 30 लीटर तक आ जाता है। यानी कि कहाँ 400 लीटर 300 लीटर से 30 लीटर पे आ गए। बहुत ही जबरदस्त। हाँ, उसका भी एडवांसमेंट हमने अभी विगत वर्षों में किया है, जिसमें हम लोग सॉइललेस कल्टीवेशन पे चले गए हैं। ओके। तो उसमें जहां बिल्कुल पानी कम है, इवन अगर एक पॉली हाउस है उसके छत पर जो बारिश हो रही है उसको इकट्ठा करके अगर हम उसमें खेती करना चाहें, तो रिसर्कुलेटिंग सिस्टम है हाइड्रोपोनिक्स में, जिसमें जो है पानी के साथ पोषक तत्वों का घोल जाएगा और वापस वो टैंक में आ जाएगा। तो इस तरीके से जो उसमें पानी का ह्रास है वो काफी कम हो जाएगा। और वहां यहाँ पर अगेन जो आपकी मिट्टी में पानी देके 30 लीटर, वो हम 15 लीटर 18 लीटर तक जो है उसको ला पाते हैं एक टमाटर के केस में। इसी तरह से खीरे के, इसी तरह से शिमला मिर्च और अलग अलग फसलों में हम जो है शोध कर रहे हैं। उसमें पानी की जो पानी का यूज है, इस्तेमाल है फसल को उगाने में, वो काफी, और वो रेगिस्तानी एरिया में तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि पानी का कम से कम हो। सर, ये चूंकि टेक्निकल हो गया थोड़ा सा, क्योंकि इतना बड़ा सिस्टम पॉली हाउस में, क्या इसके लिए आप युवाओं को बुला के काजरी में ट्रेनिंग देते हैं? क्या मकसद और कितना खर्चा इसमें एक इंसान को आ जाता है? हाँ, ये आपका बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो व्यूअर्स देख रहे हैं उनके लिए भी, काजरी जो है, वहाँ काजरी के अंदर एक एग्री इंक्यूबेशन सेंटर है, एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर के नाम से है, जिसमें हम जो है रोजगार परक चीजों पर, कृषि से संबंधित विषयों पर, करीब 25 विषयों पर काजरी जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम चलाता है। इसमें कोई भी आ सकता है? बिल्कुल, कोई भी आ सकता है जो लिख पढ़ सकता है। और वो 3 दिन का प्रोग्राम शॉर्ट ड्यूरेशन कोर्स, 10 दिन का प्रोग्राम, 1 महीने तक का प्रोग्राम हम लोग करते हैं। और अभी 2 दिन बाद हम जो है सोमवार से, इसी 15 सितंबर से हमारा एक प्रोग्राम एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट ऑन प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन शुरू हो रहा है, जिसमें कई राज्यों के जो नवयुवक हैं वो जो है इनरोल करके और हमारे साथ ट्रेनिंग लेने के लिए आ रहे हैं। और इनमें
संरक्षित खेती यानी पॉली हाउस, नेट हाउस की खेती से संबंधित सारे विषयों पर जो है हम लोग गहनता से काफी उनको। कितने पॉली हाउस और नेट अपने काजरी में होंगे? हमारे काजरी के अंदर हम लोगों के पास 8 अलग अलग संरचनाएं हैं, जिसमें अलग अलग मॉडल हैं। जो लो कॉस्ट, बिल्कुल जो एक साधारण किसान है, बहुत छोटा किसान है, वो लाख सवा लाख रुपए का नेट हाउस बना के अपना परिवार पोषित कर सकता है और अगल बगल बेच के उससे काफ़ी 10 से 12 हज़ार रुपये, 15 हज़ार रुपये तक की मंथली इनकम जनरेट कर सकता है। उससे लेकर हमारे पास हाईटेक पॉली हाउस, जिसमें जो है नर्सरी उत्पादन या सॉइललेस कल्टीवेशन, जिसे हाइड्रोपोनिक्स कहते हैं, उसकी खेती भी की जाती है। और नेट हाउस, जो बड़े पैमाने पर नेट हाउस और नेचुरली वेंटिलेटेड पॉली हाउस, जिसे प्राकृतिक संवाहक पॉली हाउस कहते हैं, जो ज़्यादातर किसानों के यहाँ है, नेट हाउस है या पॉली हाउस है, उस पर भी हम लोग जो है उसकी संरचनाएं भी हमारे यहाँ, जो डिमॉन्स्ट्रेशन हम क्रॉप में या एक्सपेरिमेंट करते हैं, वो सारे यहाँ पे उपलब्ध हैं। और वो जो भी एंटरप्रेन्योर या किसान यहाँ पर ट्रेनिंग लेता है, उनको सारे विषयों पर, सारे संरचनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी। ये कितने युवाओं को एक साथ या कितने दिन की ट्रेनिंग चलती है? ट्रेनिंग जो है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो 10 दिन का आजकल चलाया जा रहा है, 1 महीने का भी चलाया जाता है। तो उसमें जो है हमारे कोई सीमित एनरोलमेंट नहीं है। आमतौर पर हम 15-20 लोगों का बैच एक कंफर्टेबली जो चल जाता है, तो वो हम चलाते हैं। तो इसमें कभी कभी उससे ज़्यादा भी अगर हो जाते हैं तो हम 25, हमारा टारगेट है कि 25 नवयुवकों को एक साथ हम ट्रेनिंग दे सकते हैं, जो हमारी क्षमता है। और ये करीब करीब साल में हम लोग कम से कम 1 बार, कभी कभी ऑन डिमांड हम 2 बार भी इसकी आयोजन करते हैं। अगर कोई यूथ आपके यहाँ ट्रेनिंग लेके जाता है और उसको अगर खेत में किसी तरह की कोई दिक्कत आती है, तो क्या अपने यहाँ से कोई टीम हायर पॉसिबल है ऐसा? देखिए, एक सीमित संसाधन में हम क्या करते हैं, हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं। जब भी हमारा कोई एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम, जैसे ईडीपी हम बोलते हैं, ईडीपी 25 अभी तैयार हो रहा है, तो ईडीपी 25 का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनेगा। और इसी तरह से ईडीपी 24, 23, 22, 21 से हमारा चल रहा है। तो हमारे उसमें अगर किसी भी एंटरप्रेन्योर को, किसान को अगर कोई समस्या आती है, तो उस व्हाट्सएप ग्रुप में वो अपना मैसेज डालता है और ये हमारी समस्या है, उसका हम जो है तुरंत निदान, उसका आंसर देते हैं। अगर किसी हद तक वो जो है काफ़ी हद तक नुकसान हो रहा है या ऐसी दशा है, तो हम वहाँ पे पर्सनल विजिट करते हैं। हम उसको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड करते हैं थ्रू आउट। हमारा मकसद है किसी को पैर पर खड़ा करना और उसको सपोर्ट करना, ये काजरी का मकसद है। और संरक्षित खेती के अंतर्गत ये मेरा भी उत्तरदायित्व है। हम उन किसानों को, उन जो नवयुवक हैं, जो भी इसमें आता है, उनको हम किसी तरीके से डाउन नहीं होने देना चाहते हैं और वो उत्तरोत्तर वृद्धि करें, उसके लिए हमारा पूरा सहयोग रहता है। पॉली हाउस तो बहुत इंपॉर्टेंट बताया आपने, लेकिन एक ग्राफ्टिंग तकनीक है, ये क्या चीज़ है सर? जी, ग्राफ्टिंग जिसे कलम कहते हैं कलम आमतौर पर, और ये सदियों से हमारे करते आ रहे हैं। फूलों की हम कलम निकालते हैं। जी। और इवन अगर देखें आप आपके फल वृक्ष में आज कोई भी बेर का और उसके बाद आम का और सेब का, नाशपाती का, मतलब आप नाम ले जो फलदार सिट्रस में कलम बन सकती है, तो कलम से ही होते हैं। अच्छा, जो बहुत सारे फल हैं। लेकिन सब्जियों में ये एक नवाचार है। सब्जियों में जो है ये करीब 1.5 दशक पहले हमारे भारतवर्ष में, और अगर कहें तो पूरा 3 दशक हो रहा है कि पूरे विश्व में इस पे गहन शोध और इसका उपयोग लाया गया। सबसे पहले जापान और कोरिया ने इसका उपयोग किया, फिर उसके बाद जो है यूरोप में गया, तो यूरोपियन कंट्रीज में जहाँ पे एक ही क्षेत्र में लगातार खेती करते हैं, तो उसमें जो है जड़ से संबंधित, जमीन में मृदा जनित जो रोग हैं उनकी समस्याएं आ जाती हैं। और उसमें जो है बार बार अगर आपने, जैसे हमारे यहाँ खारा पानी है, इसको देंगे तो उसमें जो मिट्टी है उसकी भी भौतिक और रासायनिक दशा में जो है एक बहुत चेंज आएगा, जिसकी वजह से जो उत्पादन होगा वो काफ़ी अफेक्ट होगा। तो ग्राफ्टिंग कलम का जो है उपयोग सब्जियों में भी कर रहे हैं। इसमें हमने खीरे, टमाटर, शिमला मिर्च और तरबूज, इन सब में हमने ग्राफ्टिंग की टेक्निक डेवलप की है काजरी ने। और इसकी वजह से जो उसमें मूल वृंत है, यानी कि जो इसमें क्या होता है कि एक जो आपकी पसंदीदा किसान की या जिसकी डिमांड अच्छी है, वो किस्म का जो है हम जो है पौधा लेते हैं और उसको हमें उगाना है, परंतु उसका जो जड़ है वो
एक पर्टिकुलर कंडीशन में जिसमें हम उगा रहे हैं उसमें जो है वो अच्छे से उत्पादन देने में सक्षम नहीं है। तो उसमें करते क्या है कि जो दूसरा पौधा है कोई और स्पीसीज का या उससे मिलती जुलती, तो उस पौधे को जिसमें जो है वो क्षमता है कि उस परिस्थिति में, उस विपरीत परिस्थिति में वो परफॉर्म कर सके। जैसे उदाहरण के तौर पर खीरे का पौधा है, खीरे की पौधे पर हम जो है पौधों को हम जो है लौकी या आपके कद्दू, आजकल जो है इंटर स्पेसिफिक कद्दू के रूट स्टॉक अवेलेबल हैं, जिनको रूट स्टॉक बोलते हैं, मूल वृंत बनते हैं, उनका उपयोग हम बीज का पौध उगा के हम जड़ के लिए ही करते हैं। तो जड़ जो है भाग वो होगा कद्दू का, और जो है आपका खीरे का जो होगा वो तना भाग होगा। दोनों को जोड़ते हैं बहुत ही शुरुआती अवस्था में और एक उसको हीलिंग हार्डनिंग फैसिलिटी में क्रिएट करते हैं। तो और वो पौधा जो है बाहर फिर कहीं लगाने के लिए काम में आता है। फिर उसके अंदर दोनों गुण होंगे, एक तो अच्छी गुणवत्ता वाली वो फल देने का, और दूसरा जो है कठोर कंडीशन में उसकी जो जड़ है वो मजबूती से खड़ी रहे और उसमें बीमारियां और जैसे क्षारीयता लवणीयता का असर कम होता है। आपने खीरा, ककड़ी, कद्दू, टमाटर खास तौर से इसका बताया, क्या अन्य और सब्जियां भी इस तरह उगाई जा सकती है घर में? इसमें दो कुल की सब्जियां खासकर अगर देखें तो एक सोलेनेसी कुल, जिसमें टमाटर, बैंगन, शिमला मिर्च का कुल है, उसे सोलेनेसी ग्रुप कहते हैं। और दूसरा है कुकुरबिटेसियस। कुकुरबिटेस मतलब कि बेल वाली सब्जियां कद्दू वर्गीय, जैसे खीरा, तोरी, लौकी, करेला, जो एक टिंडा, ये सब आते हैं। वो अभी ज्यादातर इन दोनों कुल की सब्जियों में इस पर शोध हुआ है और वो उपयोगी है। तीसरा कुल आता है वो है लेगुमिनेसी, जिसमें जो आपकी सेम की फली है, फ्रेंच बीन्स हैं, इनको अगर लंबा लेना है और उसमें जड़ संबंधी कोई समस्या है तो उसमें कठोर मूलवृंत वाले, यानी कि ऐसी किस्म जो जंगली हो या ऐसी है, तो उसका मूल्यांकन करते हैं, उसकी ग्राफ्टिंग करके उसको टेस्ट करते हैं। वो सक्सेस होने के बाद उसे हम जो है कॉमर्शियल वे में ले जाते हैं। सर, एक सवाल मेरे जहन में ये उठ रहा है कि चूंकि आप बता रहे एक नई तकनीक अब खेतों में पहुंची है, बहुत उत्पादन बढ़ा है, सब कुछ है, लेकिन इन दिनों अगर आप जोधपुर में बाजार में देख रहे होंगे कि आजकल ठेलों में इतनी सब्जियां और बल्क में देखी जा रही है कि जो 100 के 4, 100 के 6 इस तरह किलो बेची जा रही, जो कभी इतनी सस्ती नहीं मिलती थी। इसका मैं क्या परिणाम मानूं? क्या वाकई तकनीक का इस्तेमाल है या किन्हीं रसायनों का उपयोग करके ये लाई जा रही है कि स्वास्थ्य के लिए कहीं हार्मफुल है? ऐसा तो नहीं। देखिए, उत्पादन बढ़ा है, काफ़ी उत्पादन, और इसमें सरकार का बहुत बड़ा योगदान रहा है, सब्सिडीज़ के माध्यम से, स्कीम्स के माध्यम से। और लोग इसको, जो सब्जी है, एक इंटेंसिव कल्टीवेशन माना जाता है, रोजगार परक व्यवसाय है, कृषि का रूप है। तो कहीं ना कहीं जो है उत्पादकता भी बढ़ी है और डाइवर्सिटी सब्जी में आई है, मार्केट में सब्जियां आई हैं। रसायन का मैं जो समझ पा रहा हूँ, आपका पूछने का उद्देश्य ये होगा कि कई बार सुनते हैं कि इंजेक्शन लगा के रातों रात बड़ा कर देते हैं, तो ऐसा कोई परिणाम नहीं मिला है। हमारे ICR के और शोध में ये पाया गया है कि इसका कोई जो है उसके बढ़वार पर ऐसा आसती जो बढ़वार, मतलब उसकी नेचुरलिटी को प्रभावित नहीं किया जा सकता, इतना नहीं प्रभावित करता है। हाँ, रसायन की बात रही तो रसायन का उपयोग होता है पेस्ट कंट्रोल में, डिजीज कंट्रोल में, परंतु वो भी संस्तुत किया जाता है कि किसान को, जैसे हम लोग ट्रेनिंग में भी बताते हैं, आप ग्रीन लेवल से शुरुआत करें। अगर आपको जो है कोई आपको कीड़ा आता है या बीमारी होती है तो उसमें लेबल्स होते हैं पेस्टिसाइड्स के, उसके जो डिब्बा होता है उस पर बना होता है, ग्रीन लेबल होता है, यानी कि वो बहुत कम हार्मफुल है या ना के बराबर है। फिर उसके बाद ब्लू आता है, उससे ज़्यादा थोड़ा सा है, और उसके बाद पीला, उसके बाद जो है लाल आता है। लाल मतलब है कि वो अगर वो कहीं पे किसी भी तरह से ह्यूमन बीइंग या एनिमल के उसमें आता है तो उसकी छोटी मात्रा जो है नुकसानदायक हो सकती है। लेकिन ज़्यादातर आज के जो फॉर्मुलेशंस हैं वो जो है ग्रीन और ब्लू को हम संस्तुत भी करते हैं, सारे वैज्ञानिक भी संस्तुत करते हैं और किसान ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर रहे हैं। और ज़रूरत पड़ी जो लंबे समय में फसल कोई भी हार्वेस्ट होने वाली जाती है, जैसे मान लीजिए 15-20 दिन बाद किसी की तुड़ाई होनी है, तो वहाँ पे वो जो है एलो लेवल तक का उपयोग किया जा सकता है, और जब वो मार्केट में आए ताकि उसमें वो चीज़ उसके अवशेष ना रहें और ताकि किसी को उसका स्वास्थ्य पे हार्म ना करें। लेकिन जब अपने को पता है कि लाल रंग का हार्मफुल है जी, तो इस तरह की चीज़ें बाजार में आती ही क्यों है? क्या ये वाकई कहीं ना कहीं किसानों को लाभ देती है? देखिए, कई बार क्या होता है कि कई ऐसी फसल होती है जिसमें महीने 2 महीने बाद तुड़ाई होनी है और उसमें कोई ऐसा पेस्ट या डिजीज आता है जिसको
दूसरे चीज़ों से कंट्रोल नहीं किया जा सकता, तो उसके लिए बना है। तो वो बहुत, उसका प्रचलन भी बहुत कम है, बहुत कम उपयोग में, और उसकी बहुत ही लिमिटेड संस्तुति भी लिमिटेड की हुई है कि इसी चीज़ के लिए आपको उपयोग करना है। लेकिन यदि कोई घातक रसायन का उपयोग करके अपनी पैदावार बढ़ाना चाहता है तो क्या ये संभव है? देखिए, संभव अगर अनजाने में कोई करता है या कोई ये है कि हमको इससे अधिक लाभ मिलता है, ऐसा नहीं है, करना भी नहीं चाहिए। हम कभी वैज्ञानिक लोग कभी भी इसकी संस्तुति नहीं करते हैं, परंतु मार्केट में है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए जो नॉन एडिबल चीज़ें हैं उनमें उपयोग करने के लिए बोला जाता है। जैसे हर्बिसाइड है, घातक होता है, तो वो खरपतवार मारने के लिए उपयोग में दिया जाता है और उसमें उसका वाजिब भी है, परंतु उसके लिए भी संस्तुति की जाती है कि अगर खरपतवार खेत में आप डाल रहे हैं तो अगली फसल अगर ये ना लगाएं, अदरवाइज कुछ फसल हैं वो सेंसिटिव होती हैं, तो उनमें वो पौधे की पैदावार उनकी अच्छी नहीं होगी और उनमें उत्पादन कम मिलेगा। आज के टाइम में मैं समझता हूँ कि शहरवासी भी सब्जी उगाने और फल उगाने के प्रति जागरूक हुए हैं। आपने देखा होगा कि खेतों में तो देखी है, लेकिन घरों में लोगों ने ऊपर सब्जियां उगाना शुरू किया है, फल उगाना। बड़े शौक से वो अड़ोसी पड़ोसी को बुला के दिखाते हैं कि मेरे यहाँ लौकी हुई है, मेरे यहाँ टमाटर हुआ है। इस तरह की चीज़ों को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाना चाहिए, लोगों को प्रोत्साहन देना चाहिए। क्या काजरी ऐसा काम भी कर रही है? हाँ बिल्कुल, हम लोग जो अर्बन फार्मिंग है उस मॉडल पर भी काम कर रहे हैं, और जो टेरेस फार्मिंग है जिसमें जोधपुर में भी काफ़ी लोग हम लोगों से जुड़े हुए हैं, काजरी से हमसे जुड़े हुए हैं, तो उनको हम लोग गाइडेंस भी दे रहे हैं। और आने वाले टाइम में मेरा ये मानना है ये और तेज़ी से उभर रहा है, और इसमें ये भ्रांतियाँ रही हैं कि हमें मिट्टी ही चाहिए उपयोग के लिए, तो ऐसा नहीं है। छत पे अगर ले जा रहे हैं, ज़्यादा मिट्टी आप डाल नहीं सकते, बड़े गमले रख नहीं सकते, तो उसमें बहुत सारे मीडिया आ गए हैं जो कि जैसे एक नारियल का बुरादा कोकोपीट आता है, वो उसको मिट्टी को एक अनुपात और एक कंपोस्ट का 1 अनुपात, तो 1:1:1 के रेशियो में अगर करते हैं तो उसमें पोषक तत्व भी मिल जाते हैं, उसकी एंकरिंग भी प्लांट की हो जाती है और लंबे समय तक चलता है। उसके साथ कुछ पोषक तत्वों का घोल उपयोग करके, तो उसके लिए भी काजरी ने काम किया है। हम टेरेस गार्डनिंग में हमने कुछ साल पहले जो है 2-3 साल गहन शोध भी किया था, तो उसका जो है परिणाम है कि हमारे कई आर्टिकल्स भी आए हैं और वो अवेलेबल हैं फ्रीली। तो जैसे एक इंडियन हॉर्टिकल्चर मैगजीन है, एक इंडियन फार्मिंग है, उसमें भी हमारा जो टेक्निकल आर्टिकल है, यानी कि वो कोई भी उसका उपयोग कर सकता है। तो इस तरीके की चीज़ें अवेलेबल हैं और हम लोग भी सहयोग करते हैं। और जो टेरेस गार्डनिंग है ये बढ़ेगा इसका आयाम, और हम कहते भी हैं कि कम से कम हम अगर 25 से 50% तक सब्जी खुद का अगर उगा लें अपने छत पे, बालकनी में, कहीं पे, तो वो जो है समझ लीजिए आप कहीं ना कहीं उससे मल्टीपल इफेक्ट मिलेगा, बेनिफिट मिलता है खुद की उगाई हुई, जिसे आप कह सकते हैं ऑर्गेनिक। क्या ये फ्रूट भी संभव है छत पे उगाना? फ्रूट में कुछ फ्रूट्स हैं जो आप बड़े कंटेनर में उगा सकते हैं, जैसे नींबू है खासकर, और उसको स्ट्रेचर ऐसा मेंटेन कर सकें, बोनसाई टाइप का बना के कर सकते हैं। अमरूद का है, पपीता है, तो इनको छोटे स्ट्रेचर में जो इस पे भी काम चल रहा है कि टेरेस गार्डनिंग फ्रूट के लिए कंटेनर गार्डनिंग का हमारा एक लखनऊ में सेंटर है ICR का, वो काम कर रहे हैं। तो उसमें अलग अलग जो फल वृक्ष हैं उनको छोटे थोड़े से बड़े साइज कंटेनर में सब्जी से उसमें जो है लगा के थोड़ी मात्रा में तो अच्छा फल लिया जा सकता है। इस पर अच्छा शोध हो रहा है। काजरी चूँकि 7-8 दशक से काम कर रहा है और मैं उम्मीद करता हूँ कई नए तरीके के शोध आपके सामने आए। क्या विदेशों से भी कुछ ऐसी शोध हैं जिन पर हम यहाँ काम कर रहे हैं रेगिस्तान के लिहाज से? विदेशों की बात करें, अभी ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जिसमें हम लोग नहीं पहुँचे हैं। हाँ, अगर रही बात पश्चिमी देशों की करें तो वो थोड़ा एडवांस कंट्रीज होने की वजह से उनमें क्या है कि नई चीज़ों का एडॉप्शन, जैसे IoT का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, उसमें उनका जो है एग्रीकल्चर में आ रहे हैं। और इसी दिशा में अगर बात करें एक क्रूड लेवल पे जहाँ जिसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं, जैसे हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स, तो उस पर काजरी शोध कर रहा है पिछले 3-4 सालों से, और इसमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया है और लोग जो है इसका एडॉप्शन भी कर रहे हैं। एक टेरेस फार्मिंग में जो मॉडल है, छोटे छोटे मॉडल्स हाइड्रोपोनिक्स के लोग लगा रहे हैं, और उसमें जैसे हमारा जो स्टैंडर्डाइज्ड न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन है वो कि उसमें क्या होता है कि मिट्टी तो होती नहीं है, तो सारे पोषक तत्व उसमें जो है घोल के रूप में देने होते हैं। तो वो उनका कंपोजिशन क्या हो,
तो वो चीज़ें उस पर हम लोगों ने वो हमने ऑप्टिमाइज कर लिया है अलग अलग फसलों के लिए। तो उसमें भी हम लोगों को मदद करते हैं, ट्रेनिंग में भी बताते हैं आपको कैसे बना सकते हैं खुद का पोषक तत्व, क्योंकि अमेजोन और फ्लिपकार्ट पे वो अवेलेबल हैं, बहुत महंगे पड़ते हैं। तो हम उनको बेसिक एक जानकारी देते हैं कि आप खुद सॉल्ट ले लीजिए और उसको बना के उपयोग करिए। तो ये एक जो आधुनिक खेती की जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन संरक्षित खेती है उसका एक एडवांस प्रूफ है, वो भी जो है अब हमारे यहाँ उस पर भी पिछले कई सालों से शोध चल रहा है और इसके रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं। इसका शोध का हमने जो है प्रेजेंटेशन भी विदेशों में किया है, वहाँ पर भी सराहा गया है। खासकर अगर हम देखें जो हाइड्रोपोनिक सिस्टम है उसमें न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक एक चैनल का इस्तेमाल होता है पूरे वर्ल्ड में। हम लोगों ने एक इसमें जो है हाइड्रोपोनिक्स के साथ में एरोपोनिक्स का जो कंपैरिजन किया कि उसी चैनल को उसमें हम फॉगिंग करके जो है न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन दें, तो उसमें जो पानी की बचत है वो लगभग आधी हो गई, आधी हो जाएगी, उससे भी आधी। और उसके बाद जो उसमें बढ़वार है ऑक्सीजन ज्यादा मिलने की वजह से उत्पादन और उसके साथ साथ जो है उसमें क्वालिटी गुणवत्ता है वो भी बेटर हो गई। तो ये एक और एडवांसमेंट हमने ऐड किया लास्ट ईयर। हमने उसको विदेश में उस शोध को जो है जब वहाँ पे बांचा तो वहाँ पे बहुत अप्रिसिएशन मिला, क्योंकि ज़्यादातर पूरे कॉमर्शियल लेवल पे हर जगह जो है न्यूट्रिएंट फिल्म टेक्निक या चैनल का ही इस्तेमाल हो रहा है। तो एक नया चाव हम लोगों ने किया है। सर आपने जैसा आपका अनुभव बता रहा है कि आपने शोधों को जिया है, तो मैं इसी हिसाब से आपसे पूछना चाहता हूं कि जैसे कुछ लोगों तक तो हमारी पहुंच है और कुछ लोग हमारे यहाँ आ रहे हैं, क्या हम शहरी युवाओं तक पहुंच बनाने के लिए, टेरेस गार्डन के लिए, क्या हम शहर में भी लोगों तक पहुंच पाते हैं या केवल काजरी आने पर ही उन्हें ये सुविधा मिलेगी? पहुंचने की रही बात तो हम अलग अलग माध्यम से, हमारे साथ में बहुत सारे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप हैं, पीओज हैं, जैसे फील्ड में ही हैं। शहर में भी बहुत सारे लोग जागरूक हैं, वो काजरी विजिट करते हैं, तो उनके माध्यम से हम आगे लोगों से जुड़े हुए हैं। कुछ कार्यशालाएं भी ऐसी पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल है। हम लोग ट्रेनिंग भी देते हैं और डेमो भी कराते हैं, विजिट भी कराते हैं, जिसमें हम उनको जानकारियां देते हैं और काफी लोग जुड़े हैं। ये कॉस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट है या जो व्यवसायिक, जैसे हमने बोला एग्री बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर है, वो हमारा वो व्यवसायीकरण के डायरेक्शन में ट्रेनिंग देता है, तो उसमें बहुत नॉमिनल सा चार्ज है 5,000 रुपये और प्लस जो है आपका जीएसटी है वो उसके साथ में एक 2,000 रुपये प्लस जीएसटी 3 दिन का प्रोग्राम है और दूसरा 10 दिन का प्रोग्राम है। तो वो चार्ज बहुत नॉमिनल है। अगर हम लोग बात करें कि जो ज्ञान वहाँ पे दिया जाता है, जो हमसे लाइफ लॉन्ग वो जुड़ते हैं, उसका जो उन्हें फायदा मिलता है, तो एक नॉमिनल चार्ज है। और टेरेस गार्डन के लिए आपके कोई चार्जेस नहीं है? इसमें जो है अभी हम लोग 1-to-1 या एक ग्रुप आता है तो उनमें एक्सपोज करते हैं, उनको हम बताते हैं, परंतु अगर पूरी सिस्टम की जानकारी लेनी है तो उसके लिए ऑन डिमांड हम पूरा एक मॉड्यूल तैयार करके पूरी प्लानिंग करके मॉड्यूल तैयार करके ट्रेनिंग दे सकते हैं। सर आपने बहुत काम किया है, तो इतने शोध, इतनी चीज़ों से जुड़े रहने के बाद आप आगामी 5 सालों में काजरी में ऐसी क्या चीज़ नई देखते हैं जो आने वाली है, जो लोगों के लिए रोचक होगी? देखिए, काजरी तो बहुत बड़ा है। मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, जैसे अगर सब्जी के अनुसंधान के क्षेत्र में, क्योंकि काजरी में लगभग 30 अलग अलग विषयों पर शोध चल रहा है, उसके वैज्ञानिक काम कर रहे हैं, तो खासकर जो सब्जी या प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन की बात करें तो इनमें आने वाले टाइम में जो है हम ये देख पा रहे हैं कि सोलर इंटीग्रेटेड जो है, जो पॉलीथीन की कवरिंग होती है, तो वो हम काफ़ी हद तक जो है उस पे जाएं कि जो फोटोवोल्टाइक सेल्स हैं उससे इंटीग्रेटेड जो है पॉली हाउस बने, कि उसी से एनर्जी आए। उस पे हम लोग देख रहे हैं कि एक अफोर्डेबल प्लास्टिक्स ऐसी सेमी परमेबल सेमी ट्रांसमिसिबल आ जाए पॉलीथीन, तो उसको यूज़ करके, तो विदेशों में कहीं कहीं है परंतु अभी बहुत महंगी है, तो उसको इंटीग्रेट करना चाहेंगे। और जो एक ऑटोमाइज सिस्टम जिसमें जो है काफ़ी आपका जो न्यूट्रिशन है और वाटर है वो सेंसर बेस्ड आपका इस पे काम चल रहा है, काफ़ी हमें काजरी में भी काम चल रहा है। तो ऑटोमेटेड जो है, जो ऑटोमाइज्ड सिस्टम है फार्मिंग का, वो आएगा आने वाले टाइम में। और उसके अलावा जो है, जो जैसे सॉइललेस कल्टीवेशन की बात करते हैं, उसमें एक टारगेट यील्ड आप जो है पूरा न्यूट्रिएंट बैलेंस फॉर्म में देके आप ले पाते हैं, उसमें भी जो है और आगे एडवांस हम रिसर्च कर रहे हैं, और वो ताकि जो है बहुत कम से कम सीमित क्षेत्र में पानी में कोई भी आसानी से फसल उगा सकता है, उस पर भी हम अच्छा शोध कर रहे हैं। आपके अनुभव को देखते हुए बात को मैं विराम दूँ, ये इच्छा तो नहीं हो रही, फिर भी मैं समझता हूँ कि आपके शोध से
और इतनी जानकारी से हमारे युवाओं को कई नई जानकारियाँ मिली होगी। दूसरी बात, मुझे लगता है कि आपकी बात सुनकर कई ग्रामीण और शहरी युवा जो भाग रहे हैं बाहर जॉब के लिए परिवार छोड़कर, वो अपने खेतों की ओर रुकेंगे और एक नया काम करेंगे। इनसाइट विद रागा में पधारने पर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और आज की बातचीत से ये स्पष्ट है कि संरक्षित और पॉली हाउस खेती केवल एक तकनीक नहीं बल्कि भविष्य की जरूरत है। यह न सिर्फ किसानों की आमदनी और आत्मनिर्भरता को बढ़ाती है बल्कि हमें और आपको स्वच्छ व सुरक्षित भोजन उपलब्ध कराती है। हम उम्मीद करते हैं कि इस चर्चा ने आपको नई सोच व प्रेरणा दी होगी। मैं राकेश गांधी आप सभी श्रोताओं का हृदय से धन्यवाद करता हूं। इस एपिसोड को लाइक और शेयर करना ना भूलें और अपने विचार कमेंट में ज़रूर साझा करें। अगले एपिसोड में हम फिर लौटेंगे एक नए विषय और नए दृष्टिकोण के साथ। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार, शुभकामनाएं। ये है इनसाइट विद रागा, सोचिए भीतर से।